नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। संदेश खाली, वेस्ट बंगाल, वहाँ का जो बहुत बड़ा गुंडा, राक्षस, दरिंदा, आप जो भी कहना चाहें, शाहजहां शेख, उसे आज अंततः वेस्ट बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब कुछ लोगों का कहना है, खास करके भाजपा के जो वहाँ नेता लोग हैं, शुभेंदु अधिकारी, उनका कहना है कि ये सब ड्रामा है। पुलिस को, बंगाल पुलिस को पहले से पता थी कि ये कहाँ छुपा हुआ है। जब इसे हाईकोर्ट से फटकार मिली है तो ये उसे लेकर के हाईकोर्ट के समक्ष आ गया। तो इस पर दोस्तों कभी और चर्चा करेंगे। आज हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत में भी तमिलनाडु की। दरअसल कल प्रधानमंत्री मोदी जो है वो तमिलनाडु में थे। वहां पर वो एक जो अंतरिक्ष केंद्र है उसके उद्घाटन के लिए गए हुए थे, इनॉग्रेशन के लिए गए हुए थे। और उस समय एक जो वहाँ की सरकार है, डीएमके की सरकार है, उसने वहाँ का स्थानीय अखबारों में एक विज्ञापन दिया जो काफी विवादास्पद था। उसमें भारतीय स्पेस एजेंसी की प्रशंसा के बजाय उन्होंने रॉकेट्स पे चाइनीज झंडा और उसके जो भी चिन्ह है, इंसिग्निया है, उन सबको लगा करके उन्होंने वो एडवर्टाइजमेंट बनाया था। और दीदा दिलेरी ये थी कि जब पत्रकारों ने उनके पार्टी के एक प्रमुख नेता है कनिमोझी, उनसे पूछा कि आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि चाइना जो है वो तो भारत का दुश्मन नहीं है, अभी तक सरकार ने उसे दुश्मन देश घोषित नहीं किया है। अब आप सोचिए कि अगर मान लीजिए कि आपका अमेरिका या रूस की से दोस्ती है, वो आपका दुश्मन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तिरंगा को हटा करके रूस और अमेरिका का झंडा लगा देंगे। और चीन जो अभी आपके गलवान में या फिर लद्दाख क्षेत्र में आए दिन वहां पे झड़प होते रहती है, अब क्या गवर्नमेंट उसको लिख के दे कि वो दुश्मन देश है? इन लोगों को दिखाई नहीं देता है। ये सबके सब चीन परस्त, ये जो वामपंथी लिबरल जो ये गैंग है, इनके लिए जो भारत का दुश्मन वो इनका दोस्त है। और आप सब कुछ को छोड़ दीजिए, ये एक महान अवसर था। आप अपने अचीवमेंट, अपने उपलब्धि के बारे में अपने देश के लोगों को, विदेश के विदेशियों को बताना चाहते हैं, और वहां पर आप क्या कर रहे हैं कि चाइना का आप झंडा लगा दे रहे हैं। अब इसे आप इसकी मूर्खता कहें, ये जो द्रविड़ पार्टियां हैं उनकी, या इसे नासमझी कहें, या जानबूझ करके जो उत्तर भारतीय, खास करके भारत के अन्य प्रदेश के लोग हैं, उनको जो है पीन चुप होना आप कहेंगे। और इससे काफी प्रधानमंत्री कल काफी खफा हुए। उन्होंने कहा कि एक तो ये लोग कुछ करता नहीं है, और जो हम कुछ करते हैं उसमें क्रेडिट लेने के लिए आ जाता है, और क्रेडिट लेते समय भारत ने इसको चीन दिखाई देता है। इन्होंने काफी भर्त्सना की है। दरअसल दोस्तों हुआ ये है कि जितनी भी प्रमुख पार्टियां, खास करके डीएमके जो है, वो पिछले कुछ दिनों से जो वहां पे भाजपा के अध्यक्ष है के अन्नामलाई, वो एक पद यात्रा कर रहे हैं। उस पदयात्रा का वहां पे बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। लोग निकलकर, बरसों के बाद निकलकर वहां पर इनके साथ शामिल हो रहे हैं, इनकी यात्राओं में शामिल हो रहे हैं। और ये कौन है? जो निम्न वर्ग के लोग हैं, निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं। अभी भी जो उच्च वर्ग है वो अभी भी द्रविड़ राजनीति में अभी भी रंगा हुआ है, लेकिन जो ग्राउंड, जो जिसको आप कहते हैं कि जमीन पे रहने वाला आदमी है, वो अब धीरे धीरे जो है ये द्रविड़ एक मिथ बना के रखे हुए था इन लोगों ने पिछले 60-70 साल से, उस मिथ को अब ये, उस मिथ के जो भंवर जाल सब ये बाहर आ रहा, तमिलनाडु के लोग। और इसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे जो है सब सामने आने लगा है। अब लोगों को लगने लगा है कि वहां पे जो भाजपा है, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, इससे पहले कांग्रेस, आपको दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा विषयांतर करके बता दूं कि जब देश आजाद हुआ था तो उसके बाद 20 साल तक वहां पे कांग्रेस ने राज किया। लेकिन उसके बाद जब एक बारगी, जब ये द्रविड़ पार्टियों का वहां पे आगमन हुआ, जब ये वहां पर एक बार चुनाव जीत गए, उसके बाद से धीरे धीरे जो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, वो भी धीरे धीरे अपना वर्चस्व खोते चली गई। और आज वो वहां पे एक हास्य की पार्टी बन के रह गई है, जो द्रविड़, जो डीएमके है, उसके कंधे पर बैठ करके वो कुछ सीटें जीत लेती है। और इसलिए वो कभी भी डीएमके के खिलाफ जाने के बारे में सोच भी नहीं पाती है। लेकिन दोस्तों आपको याद दिला दूं कि वही डीएमके पार्टी है, ये एलटीटी परस्त था,
और जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी और जब उनकी जांच कमेटी की रिपोर्ट आई थी तो उसमें स्पष्ट कहा गया था कि राजीव गांधी की हत्या में हत्यारों को सहायता पहुंचाने में डीएमके पार्टी थी और उस समय इसी मुद्दे पर सरकार गिरा दी गई थी। कांग्रेस ने इसी मुद्दे पर सरकार गिराई थी और उसके तुरंत बाद जब चुनाव हुआ उसके बाद फिर से डीएमके का सहयोग लेकर के गवर्नमेंट बना ली थी। जो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट बनी थी उसमें डीएमके सहयोगी पार्टी हुआ करता था। तो ये कांग्रेस का चाल चरित्र रहा है, उसके लिए कोई भी अपना पराया ये सब नहीं है। वो अपने नेताओं का भले उसका खून किया हो, खून से उस पार्टी के रंगे हुए हाथ हों, इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अभी भी डीएमके की सहयोगी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि उसको उम्मीद है उत्तर भारत में तो सीट मिलने से रहा, तो डीएमके के सहयोग से पिछली बार वो 8 सीट पाई थी, 9 सीट पे चुनाव लड़ी थी कांग्रेस तमिलनाडु में, और उसमें से 8 सीट वो जीतने में कामयाब हो गई थी। इस बार भी उसे उम्मीद है कि वहां से भी ये इस बार फिर से 4-5 सीट वहां से निकाल के ले आएगी, ऐसा कांग्रेस की उम्मीद है, वहां के लोगों की नहीं है। अब थोड़ा सा दोस्तों द्रविड़ पार्टियों का इतिहास बताता हूं, फिर हम वर्तमान में आएंगे। दरअसल ये 19वीं शताब्दी में द्रविड़, खास करके ये अंग्रेजों के सहयोग से एक मिथ क्रिएट किया गया कि तुम्हारी भाषा, तुम्हारी संस्कृति और तुम खुद जो हो वो उत्तर भारत के लोगों से अलग हो। यहाँ पे आर्यन द्रविड़ मिथ को जो है एस्टैब्लिश किया गया कि तुम आर्यन लोग, उत्तर भारत के लोग आर्यन हैं और तुम तो द्रविड़ हो, तुम्हारी संस्कृति भाषा सब अलग है, तुम उनसे एकदम अलग हो। आपको बता दूं दोस्तों कि जब भी आप किसी वामपंथी और लिबरल से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, तो आपको बड़े जोर जोर से आपको आरएसएस के बारे में बतावेंगे। ये लोग अपने मुख्यालय पे झंडा नहीं फहराया करता था, ये लोग तिरंगा को सम्मान नहीं करता था, तिरंगा को झंडा के रूप में नहीं अपना, ये सब बातें कहता है। आपने कभी सोचा है कि इस देश में कोई एक ऐसी पार्टी रही होगी जिसने 15 अगस्त 1947 के दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाया होगा? आप सोच नहीं सकते हैं। इसकी कोई चर्चा भी समाचार माध्यमों में नहीं की जाती है। वो पार्टी थी जो पेरियार था, उसका असली नाम था ईवीएस नक्कीरर, जिसको बाद में वो अपने को जो पेरियार कहने लगा। पेरियार का मतलब था महान व्यक्ति। और ये द्रविड़ जो आज की जितनी पार्टियां, वो सबके सब पेरियार को अपना बाप समझती है। अब ये पेरियार जो था, इसने कि अंग्रेज यहां से चले गए और हमको द्रविड़स्तान नहीं दिया, इसके लिए इसने 15 अगस्त 1947 को ब्लैक डे मनाया था। नेहरू इस पेरियार से इतने त्रस्त आ गए थे और इनके आंदोलन, द्रविड़ आंदोलन से, कि एक बार भी उन्होंने कहा कि इन सबको उठा के जेल में डालो। जब इनको जेल जाने का डर सताया, उसके बाद कहीं डर के मारे ये जो है राष्ट्र के मुख्य धारा में शामिल हुए, लेकिन इनके अंदर का जो राष्ट्र विरोधी कीड़ा है वो अभी भी मरा नहीं है। वो बार बार उफान लेते रहता है। इनमें हमेशा ही अलगाववादी बातें करते हैं। और ये कितने शक्तिशाली हैं या इनका आंदोलन कितना शक्तिशाली है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं दोस्तों कि जब राज्य का जो क्या कहते हैं फिर से पुनर्निर्धारण जब तक नहीं हुआ था, उससे पहले ये मद्रास के नाम से ये पूरा का पूरा एक, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस था तो यूपी और पूरा फैला हुआ था, जैसे बंगाल था तो आज का बिहार, झारखंड, उड़ीसा सब उसमें था, वैसे ही मद्रास में आज का जो कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक, ये सबके सब जो है सो मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत आता था और एक बड़ा सा राज्य था। अब आप सोचिए कि जब ये अलग अलग राज्यों का निर्माण हुआ है, उसके बाद से न तो कर्नाटक में द्रविड़ मूवमेंट जो सो गति पाई, न तो केरल में, आंध्र और तेलंगाना की तो बात ही छोड़िए। ये कहीं भी इस तरह के जो मिथ इन लोगों ने, झूठा मिथ कायम करके रखा है कि हम जो है सो अलग है उत्तर भारतीयों से, वो और किसी राज्य में काम नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित है। उससे मजेदार बात बता रहा हूं कि इसके जो भी नेता हैं वो कोई तमिल नहीं है। जो जिस पेरियार की आप बात कहते हैं वो कर्नाटक का रहने वाला, वो कन्नड़ था। इसी तरह से जयललिता है जो बाद में मुख्यमंत्री पे थी, वो मैसूर की रहने वाली थी, वो भी कर्नाटक की थी। जो खुद अभी जो ये करुणानिधि परिवार, जिसका बेटा स्टालिन और उसका औलाद जो है उदयनिधि, जो सनातन को खत्म करने की बात करता है, ये भी तमिलनाडु का नहीं है, ये तेलुगु है। एमजीआर जो इसके बहुत ही प्रसिद्ध नेता हुए, कम से कम उनके पास कुछ दिमाग था, वो मलयाली थे, वो केरल के रहने वाले थे।
ये पिछले 50-60 साल से जो भी वहां पे शासक रहा है, तमिलनाडु का जो भी मुख्यमंत्री बना है, वो कोई तमिल नहीं है। और ये लोग वहां पे तमिल प्राइड की बात करता है, द्रविड़ प्राइड की बात करता है। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि ये आंदोलन जो है कितना सच्चा और कितना झूठा है। लेकिन अब इसका मिथ टूटने लगा है। मिथ क्यों टूटने लगा है, इसके पीछे कारण है। दोस्तों, सबसे पहले आप वहां के जनसंख्या को समझिए। तमिलनाडु का जो पूरा पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन, उसका 87.5%, 87.58% जो है वो हिंदू है। वहां पे 5% मुस्लिम आबादी है और 6% वहां पे क्रिश्चियन आबादी है। जबकि वहां पे हमेशा बात की जाती है कि वहां पे बहुत जो मिशन माफिया है वो काफी वहां पे मजबूत है। इसके बावजूद जो अभी भी सिर्फ वहां पे 6% लोग जो है वही जो है क्रिश्चियनिटी को अपनाए हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि ये लोग रिजर्वेशन में फायदा उठाने के लिए ये लोग अपने को घोषित नहीं करते हैं कि हम ईसाई धर्म को अपना लिए हैं। इनको कहते हैं क्रिप्टो क्रिश्चियन। इसकी संख्या, इसमें कुछ वास्तविकता भी है। जैसे वहां पे जितने भी आपको द्रविड़ मूवमेंट के बड़े नेता, सबको एथिस्ट कहते हैं। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। लेकिन अभी जो स्टालिन का बेटा है उसने खुद स्वीकार किया कि उसकी बहू कैथोलिक क्रिश्चियन है और उसने भी कैथोलिक धर्म को अपना लिया है। तो अब धीरे धीरे जो इनका जो झूठ का जो एक आवरण इन्होंने ओढ़ रखा था वो धीरे धीरे अब सामने आ रहा है। लेकिन अगर आप अतीत की बात करें, शंकराचार्य भी वहीं के थे जिन्होंने पूरे देश को सांस्कृतिक रूप से जोड़ा। इसके बाद में वर्षों से परंपरा रही है। उत्तर भारत के खासकर ग्रामीण प्रदेश के लोग रामेश्वरम की यात्रा करते रहे, वहां के अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा करते रहे। इसी प्रकार से जो तमिलनाडु के जो ग्रामीण क्षेत्र का लोग है वो उत्तर भारत के मंदिर बनारस, मथुरा, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये सब जाते रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है ये एक तो बहुत ही सतही है, सुपरफिशियल है। इसका जो है जो ग्रामीण, वहां पे जो ग्रामीण जनसंख्या किसी भी राज्य में अभी भी सबसे ज्यादा है, वहां भी है, तो उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। और ये सिर्फ एक राजनीति है। द्रविड़ आंदोलन पूरा का पूरा एक राजनीति है जिसके जरिए आप सत्ता प्राप्त करते हैं। और आपको दोस्तों एक चीज मैं खुल के बता दूं, लोग कहते हैं कि बिहार और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां पे बहुत जातिवाद है। आप एक बार तमिलनाडु जाइए और वहां के राजनीति को देखिए, उससे ज्यादा जातिवादी राजनीति तमिलनाडु और कर्नाटक को छोड़कर के शायद देश में कहीं नहीं है। ये इतने निम्न स्तर तक गिरे हुए हैं, जातिवादी राजनीति का वहां चेहरा है कि वहां पे कोई भी अभिनेता की 4 फिल्म हिट नहीं हुई, वो अपने जाति का सोचता है कि उसको पूरा समर्थन वो एक पार्टी बनाता है। कमल हासन, अभी सुन रहे हैं कि विजय वहां पे कोई है सुपरस्टार, वो भी सबके सब अपना पार्टी बनाता है। ये सबके सब एमजीआर को कॉपी करने की कोशिश करता है। लेकिन ये लोग नहीं जानता कि एमजीआर का करिश्मा जो है वो इन सब जितने भी आज करके ये छुटभइये फिल्म अभिनेता है इनसे कहीं ज्यादा थी। और एमजीआर को सिर्फ वो अभिनेता नहीं थे दोस्तों, जिस आप मिड डे मील की बात करते हैं, पूरे देश में मिड डे मील की बात होती है, वो एमजीआर की देन है। ये एमजीआर के दिमाग की उपज है कि स्कूल में मध्याह्न में मिड डे में बच्चों को भोजन दिया जाए। ये उत्तर भारत के किसी नेता के दिमाग की सोच नहीं है, ये एमजीआर की सोच है। और उनकी सोच बहुत ही व्यापक थी। वो कम से कम इस तरह के जो घटिया जो द्रविड़ आंदोलन वाले लोग बातें करते हैं, खास करके सनातन के खिलाफ जो बातें करते हैं, वो उस तरह की सोच नहीं रखते थे। यही कारण है कि एमजीआर की जो उत्तराधिकारी हुई जयललिता, उनकी मृत्यु हो गई। उनको कल जो सो मोदी ने अपने भाषण में काफी सराहा है। उन्होंने कहा है कि एक वो थी जिन्होंने तमिलनाडु के लिए अपना जीवन खत्म कर लिया। और ये आज के नेता जिनको अपने परिवार से, ये अपने परिवार के बाहर सोच ही नहीं सकते। जो करुणानिधि फैमिली है, ये तमिलनाडु के हर बिजनेस में इनका वर्चस्व है, खास करके एंटरटेनमेंट बिजनेस में, केबल बिजनेस में, ये जितने सब जगह, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में सब जगह ये घुसे हुए हैं। दूसरा, ये अपने परिवार के बाहर किसी के बारे में सोच नहीं सकते हैं। अभी अगर आप देखिए तो जो दयानिधि मारन है, उदयनिधि है, कनिमोझी है, स्टालिन है, और भी इनके सब हैं, इनका भाई तो अलग हो चुका है इनसे। ये सब के सब एक माने ये राजनीति नहीं, एक पूरा पारिवारिक राजनीति वहां पे होता है। और लोग अब धीरे धीरे इनकी सच्चाई से रूबरू हो रहे हैं, उनको समझ रहे हैं कि ये लोग कर क्या रहा है। और जब चुनाव होता है तो जितना तमिलनाडु में एक एक पर जो उम्मीदवार होता है पैसे खर्च करता है, उसके बारे में उत्तर भारत का कोई भी उम्मीदवार सोच नहीं सकता है। जब सुबह सुबह आपके यहाँ अखबार फेंका जाता है तो बकायदा वो उसमें जो है सो 500 और 1000 का नोट नत्थी किया हुआ रहता है कि आप ये पैसा लीजिए और जाके वोट दीजिए। और वहां पे कुकर,
मिक्सी, ये सब का बंटवा, ये जो बांटा जाता है उम्मीदवारों के बीच में, हमको वोट दो, और लोग वोट देते हैं। लेकिन अब ये लालच का ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, खास करके के अन्नामलाई के उभरने के बाद। अन्नामलाई जो है आईपीएस ऑफिसर थे, 39 साल उनकी उम्र है, और उन्होंने नौकरी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किया। अभी वो वहां पे जो है तमिलनाडु यूनिट के अध्यक्ष हैं। और जिस मैं बता रहा हूं ईमानदारी और जितनी मेहनत वो जमीन पे कर रहे हैं, ये आज के तारीख में किसी भी राज्य में किसी भी दल के नेता के लिए जैसे लगता है कि सपना है। आप सोच नहीं सकते कि वो व्यक्ति पिछले 3-4-5 महीना से लगातार सड़क पे है, और उसको हर वर्ग के लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। दूसरा एक चीज जो है, ये जब भी इलेक्शन आवेगा तो ये लोग हमेशा हिंदी का मुद्दा उठाता है, हमेशा कि हम लोग हिंदी को स्वीकार नहीं करेंगे, हम लोग तमिल हैं। और धीरे धीरे ये बीमारी जो है दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में ये बीमारी फैल रहा है। अभी कर्नाटक में वहां पे जो दुकान में जो बैनर, जो नाम लिखा रहता है दुकान वगैरह का, उसमें अगर कन्नड़ नहीं तो उसके जाके तोड़ रहे हैं, उसके बैनर को, उसका जो बोर्ड लगा उसको तोड़ रहे हैं। तो ये बीमारी धीरे धीरे दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में भी फैल रहा है। पहले ये सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित थी। तो एक तो ये हिंदी विरोध हमेशा चालू कर देंगे। ये उस जगह पे कर रहा है जहां पर कि कुल जो आबादी उसका 87% हिंदू है, और वहां का ग्रामीण आबादी वर्षों से उत्तर भारत आ रहा है, उसको कोई भाषाई समस्या नहीं होती है। जो उत्तर भारत के ग्रामीण प्रदेश के लोग, जिनको वो तमिल का नाम भी सुने कि नहीं, वो जाकर रामेश्वरम वगैरह घूम के आ जाते हैं, उनको किसी तरह की भाषाई समस्या नहीं है। भाषाई समस्या सिर्फ और सिर्फ ये जो राजनेता उन तक सीमित है, ये सिर्फ इन तक सीमित है। तो एक तो इसको जो है सो एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो ये अलगाव की बात करते हैं, उत्तर दक्षिण, तमिल, द्रविड़, आर्य, ये सब की बातें करते हैं। कल प्रधानमंत्री महोदय ने एक बहुत बड़ी बात कही है अपने सभा में। उन्होंने कहा कि एल मुरुगन, वो तमिलनाडु के हैं, वो वहां से इलेक्शन नहीं जीते हैं, इनको जो है मध्य प्रदेश से भाजपा ने इनको राज्यसभा में भेजा और उसके बाद इनको मिनिस्टर बनाया। अगर इसी तरह की सोच अगर भाजपा की होती या इसी तरह के हिंदूवादी सोच उसकी होती, तो वो एक तमिल को मध्य प्रदेश से जिता करके राज्यसभा क्यों भेजेगा, और सिर्फ भेजेगा नहीं, उसको फिर मंत्री क्यों बनावेगा। तो ये जो मिथ है वो धीरे धीरे अब जो सो लोगों के बीच में खत्म भी होने लगा। ये सत्य है कि बीजेपी पहले हमेशा ही वहां पे जो जयललिता की पार्टी है या अन्ना द्रमुक कड़गम जो है उसके साथ मिलकर के चुनाव लड़ती थी, लेकिन अब इनके बीच में जो गठबंधन था वो खत्म हो चुका। और इस बार के चुनाव में भाजपा अकेले अपने बल पे चुनाव लड़ने जा रही है। और दोस्तों, सीट के बारे में तो नहीं कहा जा सकता है कि भाजपा कितना सीट वहां पाएगी, लेकिन ये सत्य है कि इसमें इस बार ये 2.5% में जो है इसको वोट जरूर मिलेगा। और आपको और कुछ सीट का भी नाम बता देता हूं, कन्याकुमारी, मदुरई, कोयम्बटूर, ये कुछ सीटें हैं जिन सीटों पर संभवतः भाजपा जो है इस बार जरूर जीत दर्ज करेगी। और जो विधानसभा का चुनाव 26 में होने वाला है, उसमें मुख्य विपक्षी पार्टी जो है कम से कम भाजपा वहां पे तमिलनाडु में बन जाएगी, जिस तरह की मेहनत वहां पे के अन्नामलाई कर रहे हैं। अब मैं एक विवाद की बात बताता हूं, इनकी सोच जो कल इन्होंने पोस्टर जारी किया जिसके बारे में मैंने पहले बताया, आप सोचिए कि कोई देश, किसी भी देश का नागरिक कभी सोच सकता है कि वो दूसरे देश अपनी उपलब्धि पर किसी दूसरे देश का झंडा को चस्पा कर देगा? आप सोच नहीं सकते हैं। इनकी सोच इस तरह की है। अभी जब सीए आने वाला है, उसके नोटिफिकेशन होने वाला है 1-2 दिन में, तो ये लोग हमेशा क्या कहता है कि जो एलटीटी के जो चोर उचक्के जो उसका तथाकथित आंदोलनकारी हैं, जो पड़े हुए तमिलनाडु में बरसों से पड़े हुए हैं ये लोग, और मुफ्त का इनको अनाज राशन सब मिलता है, ये सरकार मुहैया करवाती है, कहता है इसको भी नागरिकता दो उसमें। मैंने आप भी इस देश को धर्मशाला समझ रखे हैं। वहां पे श्रीलंका में किसी भी तमिल के साथ में आज के तारीख में किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है। ये एक सच्चाई है। जब तक एलटीटी अपने चरम पर थी, तो भाई जब वो गोली चलावेगी तो वहां का सैनिक उस पर फूल तो बरसावेगा नहीं किसी भी देश का। एलटीटी एक आतंकवादी संगठन था और उसने वहां पे आतंक फैला रखा था। सोचिए, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी हत्या में शामिल है, और उसको ये वहां पे मुफ्त का भोजन राशन सब मुहैया करवा रहा है।
और भारत सरकार कह रहा है कि इन लोगों को इनकी नागरिकता दो। मैंने जब धार्मिक आंदोलन को आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पर एक वहां पे आपको मूर्खतापूर्ण बातें, ये अपने को रैशनल कहते हैं, बड़े तर्कवादी कहते हैं, लेकिन इनकी बातें जो हैं हमेशा मूर्खतापूर्ण रही है और ये मूर्खतापूर्ण बातें ही करते रहते हैं। लोग इनके बातों में उलझे रहते हैं। सबसे मुख्य चीज है कि वामपंथी ये हमेशा डीएमके के साथ में जो सीपीआई है और सीपीएम है, ये हमेशा इसका चिपका रहता है। ये इन लोगों को 2-2 सीट दे देता है और वो लोग 2-2 सीट जीत भी जाता है। बस इनका संबंध जो वामपंथ से इतना ही है कि वामपंथी जो है अपना 4 सीट खा गए तमिलनाडु से और उसको कोई मतलब नहीं है कुछ भी करे। अब सोचिए कि जो स्टालिन का बेटा है वो खुलेआम सनातन धर्म को खत्म करने की बात कहता है कि ये लोग कीड़े मकोड़े हैं। और जो उत्तर के जो पार्टियां हैं जिनको लगता है कि वहां से 2-4 सीट पा जाएंगे, चाहे वो सीपीआई हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे कांग्रेस हो, उसका मुंह नहीं खुलता है। अगर आप यही बात किसी और धर्म के बारे में कह दीजिए, देखिए इन वामपंथियों का नाच, ये नंगा होकर नाचेंगे रोड में कि इसने हिंदू ने कह दिया, भाजपा ने कह दिया। आप किसी भी धर्म के बारे में बोलिए, लेकिन जब ये बातें हिंदू धर्म के लिए हो रही, सनातन धर्म की हो रही, तो इनका मुंह नहीं खुलता है, इनका मुंह नहीं खुलता है। ये जितने भी तथाकथित सेकुलरवादी है सब के सब जातिवादी हैं और इसके साथ ही साथ ये जितने भी हिंदू धर्म को छोड़कर और जितने भी धर्म, उनके जितने भी घटिया, कोई भी धर्म खराब नहीं होता है दोस्तों, लेकिन हर धर्म में कुछ घटियापा होता है जिसको अगर आप हटाने की कोशिश कीजिए तो ये उसके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। वामपंथी जो आज के तारीख में उसको जो कहते हैं ये लोग यूजफुल इडियट्स हैं जिनका इस्तेमाल कीजिए और उठा के बाहर फेंक दीजिए। ये विदेशी शक्तियां भी इनके साथ में करती है और जो भारत में जो चालाक राजनीतिक पार्टी वो भी इनके साथ में ही करती है। और आज जो कांग्रेस की दुर्गति हुई उसका कारण भी यही वामपंथी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस बार जो दक्षिण में भाजपा कुछ न कुछ जरूर करेगी और सिर्फ तमिलनाडु में नहीं करेगी, कर्नाटक में तो कर ही रही है कई सालों से। ये केरल में भी भाजपा इस बार बहुत अच्छा करने जा रही है, बहुत ही अच्छा करने जा रही है, क्योंकि वहां के जो ईसाई हैं वो त्रस्त हो चुके हैं इन वामपंथी और इन कांग्रेसियों से, क्योंकि ये लोग में इन लोगों में होड़ लगा रहता है कि मुस्लिम लीग के साथ में कौन समझौता करेगा और कौन मुसलमान का ज्यादा वोट पाएगा। इसके एवज मुसलमान जो भी करना चाहे वो कर सकता है। पीएफआई का नंगा नाच आप देखते ही रहे होंगे पिछले 1 साल से, तो उन लोगों ने किस प्रकार से रोड में रैलियां निकाल करके कि तुम्हारा गर्दन काटा जाएगा, तुम्हारा ये किया जाएगा, और ये लोग चुपचाप रहता है, सरकार का पूर्ण समर्थन रहता है उसे। तो ये इस तरह की जो हरकतें हो रही है देश में, इससे जो अब आम आदमी है जो अब तक सोया हुआ था या सोचता था कि हमें इससे क्या लेना देना, अब वो जाग रहा है। और ये दक्षिण में भी, तमिलनाडु की ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे दक्षिण में भी इस बार भाजपा बहुत ही अच्छा करने जा रही है। और इसको एक और भी दृष्टिकोण से देखिए दोस्तों कि जिस तरह से राष्ट्रीय पार्टी जो कांग्रेस, उसका वजूद जो है खत्म होता जा रहा है। नॉर्थ में तो बहुत पहले, साउथ में जो बचा हो तो वो भी अब खत्म होता जा रहा है। अर्थात जो पूरे के पूरे जो दक्षिणी प्रायद्वीप है वहां पर किसी भी न किसी राष्ट्रीय दल की उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। ये राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए भी काफी जरूरी है। तो दोस्तों देखते हैं, अभी तो इस मार्च में जो है सो चुनाव तिथि की घोषणा हो जाएगी, उसका देखते हैं क्या क्या होता है। जब कुछ होगा तो फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।